आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं पीएल सोनी, पुरुषोत्तम लाल सोनी, छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन का सहसचिव हूं और यहाँ बालको नगर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का महासचिव हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आज हमारे साथ अलंग साहब जुड़ रहे हैं, कमिश्नर बिलासपुर। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक बहुत अच्छी जानकारी उनसे मिलेगी। विशेष तौर पर हमारे संभागायुक्त महोदय जो आज ज्वाइन किए हैं, इसका आप सभी लोग ध्यान से उनकी बातों से जानकारी लेकर लाभ उठाएंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीवास्तव साहब जो रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर दुर्ग है, उन्हें मेरा प्रणाम। कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष श्री देवरस साहब को भी मैं प्रणाम करता हूं और आज जितने भी सहभागी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का हृदय से प्रणाम करता हूं और बहुत खुशी है कि आप सब जुड़कर आज के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हम लोग प्रति सप्ताह बुधवार के दिन ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को एक मंच में देखता हूं। मैं कमिश्नर साहब के परिचय के लिए और आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय देवरस साहब को, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। श्री देवरस साहब। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधि संगठन है, उसकी 11वीं साप्ताहिक मिलन बैठक में आज उपस्थित सभी सज्जनों का, देवियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के जो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर संजय अलंग, इनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये एक ऐसी विभूति है जो कि बिरले ही होते हैं। डॉक्टर अलंग भी भिलाई के ही जन्म लेकर के छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाए हुए हैं। डॉक्टर अलंग ने छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति पर करीब 10 पुस्तकें लिखी हैं और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति है, जिसके ऊपर वे आज बोलने वाले हैं। उन्होंने आईएएस करने के पश्चात बिलासपुर के कलेक्टर भी वे रहे हैं और प्रमोशन पा करके आज वे कमिश्नर की आसंदी को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसी महान विभूति को हम अपने बीच पाकर गर्वान्वित हो रहे हैं। उनसे छत्तीसगढ़ के बारे में ही सुनना हमारे लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार, छत्तीसगढ़ में पंजाबी, छत्तीसगढ़ के रियासतें और जमींदारी, इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा ये कवि, समीक्षाकार, समालोचक भी हैं। इनकी 2 कविता संग्रह, एक का नाम शव और दूसरे का नाम पगडंडी छिपी रही, ये भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा इतिहास और संस्कृति पर शोध पूर्वक प्रबंध और पुस्तक लिखने पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा श्रीकांत वर्मा सम्मान, इसके अलावा इनको राजीव गांधी सम्मान इत्यादि राष्ट्रीय स्तर के सम्मान इनके लेखन के लिए प्राप्त हो चुके हैं। राज्य की प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत भी इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही है। निशक्त जनों की सेवा और निशक्त जनों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देने और उनके लिए कार्य करने के लिए इन्हें राज्य स्तरीय और केंद्र स्तर का भी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ऐसे अनेक पुरस्कारों से सुशोभित डॉक्टर अलंग को राष्ट्रपति के कर कमलों से भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। ई गवर्नेंस पे इनकी विशेष योग्यता रही है। ऐसी महान विभूति को हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने ज्ञान के सागर से कुछ बूंदें हम वरिष्ठ जनों को
भी दें, क्योंकि कोरोना काल में, संक्रमण काल में हम बाहर जाने से तो बचते हैं, तथापि मोनोटोनी को हटाने के लिए हमारे इस महासंघ ने छत्तीसगढ़ के 30 संगठन जो कि हमसे जुड़े हैं उनके सदस्यों के लिए और सभी वरिष्ठ जनों के लिए ये कार्यक्रम वर्चुअल मीटिंग जूम के माध्यम से शुरू किया है। इसमें सभी वरिष्ठ जनों का, जो कि राज्य के ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों के लोग भी जुड़ते रहे हैं। आज के ही दिन, आज ही देखिए, उत्तराखंड से श्री पालगे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, कर्नाटक से पद्मा किनी जी जुड़ी हुई हैं। ऐसे अन्य राज्यों से भी वरिष्ठ जन, उत्सुक वरिष्ठ जन हमारे इन कार्यक्रमों की राह देखते हैं और इस तरह हमसे जुड़ करके अपना मनोरंजन भी करते हैं और ज्ञान भी बढ़ाते हैं। हम इस तरह के कार्यक्रमों को आगे भी कोरोना काल तक बढ़ाने वाले हैं। इसलिए पुनः आप लोगों से निवेदन कि हर बुधवार को 11 बजे का समय हमारे लिए रिजर्व रखिए और हमसे जुड़े, यही प्रार्थना। पुनः एक बार डॉक्टर अलंग जी का स्वागत, आप सभी का स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें और उसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब को सुनेंगे। श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर। धन्यवाद सोनी जी। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन की बुधवार को जूम ऐप के माध्यम से आज 11वीं साप्ताहिक वर्चुअल मीटिंग में मैं छत्तीसगढ़ के समस्त वरिष्ठ जनों को सादर नमस्कार करता हूं एवं सुप्रभात। आज के हमारे साप्ताहिक बैठक के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर संजय अलंग, संभागायुक्त बिलासपुर हैं और आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ इतिहास एवं संस्कृति। इस पर हम डॉक्टर साहब से ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का हम सबको सुअवसर मिलने वाला है। सर्वप्रथम हम छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन से जुड़े समस्त वरिष्ठ जनों की तरफ से हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम हृदय से उनके आभारी हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय हम वरिष्ठ जनों के लिए प्रदान किए। आपने अब तक अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में विभिन्न शहरों, खासकर बिलासपुर, रायपुर, मंत्रालय में सेवाएं प्रदान की है और समाज कल्याण विभाग के निर्देशक रहते हुए वरिष्ठ जनों से प्रत्यक्ष संवाद एवं सहयोग प्रदान करते रहे हैं। बिलासपुर में महासंघ के प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन में आपकी गरिमामय उपस्थिति थी एवं हर संभव सम्मेलन की सफलता में आपका सहयोग रहा था। आशा करते हैं हम सब उन्हें सुनने को उत्साहित हैं। मैं ही नहीं, सोनी जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर संजय अलंग साहब जी को सादर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अलंग साहब के लिए एक चीज कहना चाहता हूं। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे उड़ान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है आसमान कुछ कम है। तो मैं निवेदन करूंगा अलंग साहब से, कृपया अनम्यूट करते हुए आप अपनी बातें हम तक पहुंचाएंगे। अलंग साहब। नमस्कार मित्रों। नमस्कार सर। एक तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि एक बहुत अच्छा फोरम शुरू किया। देवव्रत साहब ने एक अच्छी बात की, टू ब्रेक द मोनोटोनसनेस। फ्रायड एक जो दार्शनिक था वो ये कहता था कि जो आदमी बहुत योग्यता के बावजूद अगर पूरे 24 घंटे एक ही काम करता या एक ही विषय को सोचता है तो वो मनोविकार है। यानी मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए लोग तरह तरह के साधन अपनाते हैं, जिसमें शराब पीना भी है, सिगरेट पीना भी है। परंतु मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए अगर किसी क्रिएटिव काम को किया जाए, और इस तरह का जो वर्चुअल मीटिंग है ये एक नया प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है। रियली आप सबको बहुत बहुत बधाई।
और ये एक बहुत अच्छा मंच हुआ और सब लोगों को बिजी भी रख पाएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बहुत अच्छा लगा कि सब लोग कम से कम हफ्ते में मोनोटोनस ब्रेक के नाम पे एक बार मिल रहे हैं और उसमें ज्ञानवर्धक बातें या किसी तरह की आपसी बातें या पारिवारिक बातों के माध्यम से जुड़ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, विषय पे। जब देवव्रत साहब ने मुझसे आप लोगों से जुड़ने की बात की तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको मालूम ही होगा कि कुछ एक साल पहले जब जीरियाटिक पीपल्स के लिए अपन सब मिल के काम कर रहे थे, ओल्ड एज पीपल्स के लिए, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे समन्वित रूप से वो काम इतना अच्छा हो गया कि आगे चल के उसी काम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। तो जब PWDs मतलब पीपल विद डिसेबिलिटीज के अलावा जेरियाटिक पीपल के काम के लिए भी वो अवार्ड घोषित हुआ। देवव्रत साहब ने 2 कविता पुस्तकों का परिचय दिया। इस बीच मेरी अभी कुछ एक दिन पहले ही तीसरी कविता पुस्तक आ गई है, उसका नाम है नदी उसी तरह सुंदर थी जिस तरह बाग। वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे ऑनलाइन मंगाने पे उपलब्ध भी है और अन्य रूप से भी उपलब्ध है दुकानों पे। विषय चयन के विषय पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो कोई भी विषय जब हम बात करते हैं तो वो काफी विषय माइन्यूट विषय केंद्रित करता है। जब हमें 30-40 मिनट का ही एक पीरियड टाइप से लेना हो तो देवव्रत साहब ने ये सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो एक टिपिकल नेम है, इसमें संख्यावाचक संज्ञा है, द न्यूमरेटिक नाउन। तो नंबर वाला नाउन होने के कारण या संख्यावाचक संख्या नाउन संज्ञा होने के कारण ये एक जिज्ञासा स्वाभाविक होती है कि ये नाम कैसे आया। तो विषय चयन पे जब बात हुई तो जब हम किसी चीज को जितने बड़े कैनवास पे लेते हैं वो विषय उतना सरल हो जाता है, परंतु जब उसको हम माइक्रो मैनेजमेंट या माइक्रो हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे कठिन होते चला जाता है मैनेजमेंट की तरफ जब बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जब छत्तीसगढ़ के इतिहास पे और उसकी संस्कृति पे चर्चा करने का प्रपोजल इन्होंने मुझे दिया, देवव्रत साहब ने, विषय चयन उन्हीं का था कि आप इस विषय पे बोलें। तो उनका ये कहना था कि हम इस विषय पर चर्चा करें कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा और 36 ही क्यों, 37 या 38 या 32 या 34 क्यों नहीं, और गढ़ ही क्यों, और ये नामकरण में किस तरह से सामने आया। तो ये सुझाव अच्छा लगा। तो उसके आधार पे जो कुछ भी मेरे पास सामग्री थी, ज्ञान था, पुस्तकें थी, उसके आधार पे एक छोटा सा PPT तैयार किया है। उसके आधार पे मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन केवल एक पॉइंट पर आधारित है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे और क्यों पड़ा और उसमें क्या परिस्थितियां थी। उसमें मराठा हिस्ट्री का भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हो सकता है आप सबको भी थोड़ा सा आकृष्ट करे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। छत्तीसगढ़ जो है वो कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच से निकलती है, मोस्टली नॉर्थ पार्ट से। और जब हम अब इस पे चर्चा करेंगे तो हम इस बात पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कोसल नाम जो था छत्तीसगढ़ के पुराने एरिया का, वो छत्तीसगढ़ में कैसे तब्दील हुआ। इसमें चर्चा के जो बिंदु हैं वो आपके दिमाग में एक खांचा बनाने के लिए मैंने कुछ चीजों को लाइन आउट किया है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका है कि आप अपने दिमाग में नर्मदा, जो कि भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, नर्मदा के उत्तर का हिस्सा उत्तरापथ, दक्षिण का हिस्सा दक्षिणापथ। नर्मदा संयोग से ठीक बीच में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में, और ये एक हिस्ट्री को या ज्योग्राफी को क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्रोनोलॉजी है जिस पे मैं आपको चल के बताऊंगा कि महिष्मती में कैसे कलचुरी का आगमन हुआ, फिर डहाल में कैसे आए, फिर महाकौशल कैसे बना, फिर मराठा लोग कैसे आए, फिर कलचुरी शासन व्यवस्था कैसे डेवलप हुई,
और उसमें कौन कौन सी भूमियां आई, फिर उसमें छत्तीस क्या आया, फिर गढ़ कैसे आया, और फिर नागपुर का कैसे उदय हुआ, नागपुर एक नया शहर है वो कैसे बना, फिर मराठे कैसे आए और फिर कैसे नाम आया। तो इस क्रम में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा टेक्निकल विषय है, इसलिए आग्रह है कि थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। इससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जिनमें मेरी ही पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो अगर आगे आपकी कोई रुचि हो तो आप इनमें जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति है, रियासतें और जमींदारियां हैं, भूगोल है, इस तरह से काफी पुस्तकें, हस्तशिल्प पे भी है। तो छत्तीसगढ़ केंद्रित कई पुस्तकें हैं जो कविताओं के अलावा हैं। तो ये विशेषज्ञ पुस्तकें हैं, रिसर्च पुस्तकें हैं जो उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं जिन लोगों की पढ़ने या रिसर्च में रुचि हो। अब आप देखेंगे जो स्क्रीन के दाईं ओर भारत का नक्शा है, उसके बीच में जो नीली सी रेखा है वो नर्मदा नदी की रेखा है। तो नर्मदा नदी बीच में बहती है, उसके नीचे मैग्मा की प्लेट है और ऊपर नई प्लेट है जो जिसके टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो नर्मदा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, तो बाहुबली पिक्चर आप सबने देखी होगी, बाहुबली पिक्चर में एक राज्य का जिक्र आता है महिष्मती। तो महिष्मती जो राज्य है वो इसी नाम से लिया गया है, परंतु ये अभी वर्तमान में नर्मदा किनारे बसा हुआ महेश्वर नामक स्थान है, खरगोन खंडवा जिले के आसपास, महाराष्ट्र की सीमा पे। तो यहां पर कलचुरियों का शासन था। कलचुरी जब यहां पे सत्ता से हटे तो उनको भी वहां से हटना पड़ा, उस क्षेत्र को ही छोड़ना पड़ा। तो क्षेत्र को छोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि नर्मदा के किनारे किनारे ही आगे बढ़े। तो अभी वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब पश्चिम की ओर थे, तो उससे वो पूर्व की ओर बढ़े। पूर्व की ओर बढ़ते 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 वो एक स्थान पे आके रुक गए जो एरिया कहलाता था डहाल। डहाल एरिया वो एरिया था जहां वो प्रसिद्धतम कांग्रेस हुई थी, जिसको त्रिपुरी कांग्रेस कहते हैं, जहां पर सुभाष चंद्र बोस के इलेक्शन को पट्टाभी सीतारमैया का चैलेंज था और सुभाष चंद्र बोस के कारण वो इलेक्शन बहुत फेमस हुआ। ये त्रिपुरी वही स्थान है जिसे जबलपुर में अब तिलवारा घाट कहते हैं। जिन लोग जबलपुर की ज्योग्राफी से परिचित हैं उनको अंदाज लगेगा। तो मोटे तौर पे आप ये चिन्हित कर सकते हैं कि डहाल और त्रिपुरी वो एरिया हुआ जो अब जबलपुर है। तो महेश्वर मतलब खंडवा खरगोन इंदौर से जब हटे कलचुरी, तो पूर्व की ओर आके वे त्रिपुरी डहाल में बसे और ये वो एरिया है जिसे हम जबलपुर के नाम से अब जानते हैं। तो जब वो जबलपुर में बसे तो उन्होंने उस त्रिपुरी के आसपास के क्षेत्र को वही क्रिया करनी शुरू की जो क्रियाएं ये महिष्मती में करते थे। तो महिष्मती में उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव को कब्जा किया, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो यही सब क्रियाएं इन्होंने यहाँ करनी शुरू की। तो धीरे धीरे वो एक छोटा सा हिस्सा उनके नियंत्रण में आ गया। तो जब कोई हिस्सा नियंत्रण में आ जाए तो उसका एक कोई नाम होगा। तो जो संज्ञा वहां उन्होंने उसको दी उसका नाम हुआ कोसल। जो त्रिपुरी जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को जो कलचुरियों के कब्जे में आया उसका नाम पड़ा कोसल। अब इन्होंने विजेता क्षेत्र को बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखा। तो वो बढ़ते बढ़ते अब क्योंकि अब ज्योग्राफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो नर्मदा के उत्तर में नहीं जा पाए तो नेचुरली वो दक्षिण में बढ़ेंगे। तो दक्षिण में जब बढ़ना शुरू किए तो कवर्धा के आसपास और कान्हा नेशनल पार्क के आसपास पर्वतमाला है सतपुड़ा की, तो जो आने का रास्ता है वो चिल्फी घाटी कहलाता है, चिल्फी घाटी। तो जब इन्होंने उसको क्रॉस किया और उसके नीचे आए तो ये वो हिस्सा है जिसे अब वर्तमान छत्तीसगढ़ कहते हैं, वहां से लेके उड़ीसा तक, वे उड़ीसा तक भी गए। तो चिल्फी से क्रॉस करके जब वो इधर आ गए तो कोसल का हिस्सा बड़ा हो गया और उनको लगने लगा कि अब तो हमने पर्वत भी क्रॉस कर लिया है। तो अब उन्होंने कोसल को महाकोसल कहना शुरू कर दिया।
जैसे आजकल लोग रैली करते हैं फिर बड़ी हो जाती है तो महारैली बोल देते हैं, उसी तरह से उन्होंने कौशल को महाकौशल कहना शुरू कर दिया। अब क्षेत्र बढ़ा तो उधर परिवार भी बढ़ा, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, बच्चों के बच्चे, नातियों पोते, ऐसे बढ़ते चला गया। तो जब बर्तन ज्यादा हो जाते हैं तो आपस में खनकने लगते हैं, तो वहां भी सबको लगने लगा कि हम एक साथ कहाँ रह रहे हैं। तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको बिजी, खाली मन शैतान का घर षड्यंत्र होने लग गए। तो उनको बिजी रखने के लिए उनको विभिन्न इलाकों का इलाकेदार बना दिया गया, और इलाकेदार जो बनाया उसको संज्ञा नाउन उन्होंने कहा, एक एक मंडल दिया, मंडलाधीश बना दिया, मांडलिक बना दिया उनको, जमींदार टाइप से, कि इस महाकौशल के फलाने वाले हिस्से के मांडलिक आप हुए। तो इस अनुक्रम में जैसे गढ़ा मंडला का बना, दुर्ग मंडला का बना, कई जगह के मांडलिक बने। तो इसी अनुक्रम में छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा था, जिसे अभी छत्तीसगढ़ नाम नहीं पड़ा है, तो ये जो दक्षिण का हिस्सा था, तो माण नामक यहाँ एक जगह थी, तो वहां का मांडलिक भी एक व्यक्ति को, जो कलचुरियों का ही भाई भतीजा था, उसको यहाँ बना दिया। अभी मैं राजाओं के नाम पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो हिस्ट्री का एक अलग चैप्टर है। अभी मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नाम कैसे आया। तो वो बंदा यहां आके रहने लगा। तो जब आप परिवार की मुख्य शाखा से कोई एक दूसरी शाखा क्रिएट करते हो और उसको कहीं बैठाते हो, तो कुछ दिन में आप देखिएगा कि संबंधों में थोड़ा ठंडापन आने लगता है। जब दूरी बढ़ती है तो बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रह जाता। तो इसका भी उनसे संपर्क कम हो गया, और बीच में तो पहाड़ था ही था। तो कुछ एक समय के बाद उसको लगा कि मैं उनको क्यों टैक्स देता हूं, उनसे क्यों संबंध बनाए रखता हूं। तो उसने धीरे धीरे कभी टैक्स नहीं भेजता था, कभी सेना नहीं भेजता था, कभी हेठी कर देता था। तो इस तरह की बातें होने लग गई। तो जो लोग जबलपुर में, त्रिपुरी में थे, उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया तो लड़ाइयां हुई, फिर मान गया ये, फिर धीरे धीरे लड़ते 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 एक दो पीढ़ी में जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था वो मुख्य महाकौशल से अलग हो गया। तो जब भारत से पाकिस्तान अलग होता है तो उसको नई संज्ञा की जरूरत होती है, नए नाम की जरूरत उसको होती है। तो ये जो दक्षिण वाला हिस्सा अलग हुआ, इसको वो उसने स्वमेव रूप से अपने आप को दक्षिण कौशल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कौशल से अलग हुआ था। तो पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल कभी भी अलग हो तो शुरुआती दौर में आप पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पूर्वी बंगाल बोलते हैं, पर धीरे धीरे आप उससे दिशा का शब्द हटा देते हैं। तो दक्षिण वाला हिस्सा धीरे धीरे हो गया दक्षिण कौशल से कौशल, और ऊपर वाला हिस्सा महाकौशल रहा। आज तक जबलपुर वाले हिस्से का नाम महाकौशल है, और एक महाकौशल एक्सप्रेस चलती भी है जिससे आप परिचित होंगे। अब ये वाला हिस्सा जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था, ये मराठों के आने और कलचुरियों के समय का काल था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको समझना पड़ेगा कि वो शासन व्यवस्था क्या थी जिससे ये नाम निकला। तो सबसे ऊपर तो राजा था, उसके बाद मंत्री थे, फिर किलों के प्रभारी थे, और कलचुरी शासन व्यवस्था ने जमीन को जो उनके सीधे नियंत्रण में थी उसको खालसा कहा, और आसपास की जमींदारियों को और रियासतों को उन्होंने जीता, परंतु वहां के राजाओं को हटाया नहीं, और रियासतों पे कब्जा तो बना लिया, और शासन व्यवस्था वहां के स्थानीय राजाओं को दे दी। इसी तरह से रियासतों से भी छोटी, उनसे पृथक रिपीटिंग जमींदारियां थी, वो जब उन जमींदारियों को भी बनाए रखा, परंतु नियंत्रण ले लिया, और उन जमींदारों को भी बनाए रखा। तो इस तरह से तीन भूमियां हो गई, खालसा, रियासत और जमींदारियां। पर तो जो खालसा वाली भूमि थी, जो सीधे कलचुरियों के नियंत्रण में थी, उसकी सत्ता संभाल और प्रशासन की जिम्मेदारी इनकी थी, बाकी रियासतों की थी। तो इसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने अपने वाले हिस्से को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, और उसका नाम रखा गढ़। इसका आशय किला
या दुर्ग नहीं था, क्योंकि बाद में जब मराठे आए तब उन्होंने इस गढ़ का नाम बदल के तालुका कर दिया, और जब आगे अंग्रेज आए तो उन्होंने इसका नाम तहसील कर दिया। तो ये तहसील जैसी एक प्रशासनिक इकाई थी, और उस गढ़ के नीचे 12-12 गांव के सेक्टर बना दिए, जिसको बरहों कहा, और उसका जो प्रभारी था उसको दाऊ कहा। छत्तीसगढ़ में आज भी दाऊ साहब शब्द प्रचलित है, और उसके नीचे गांव गौटिया था। अब खालसा वाली जो भूमि थी वो सीधे कलचुरी सत्ता के द्वारा शासित थी। रियासतें थी, जैसे सरगुजा है, कवर्धा है, राजनांदगांव है, तो ये रियासतों के द्वारा शासित थी, पर मूल नियंत्रण इनका था। जमींदारियां थी, जैसे कोरबा है, विंद्रा नवागढ़ है, लाफा है, चांपा है, तो इन पे जमींदारियों का शासन था, परंतु मुख्य नियंत्रण कलचुरियों का था। तो 3 अलग अलग प्रकार की भूमियां थी। तो खालसा भूमि जो थी उसमें जो तहसील थी उसका नाम गढ़ था। यह भूमि रतनपुर, जो वर्तमान मंदिर है तुम्बाड़, वहां से लेके दुर्ग तक थी, और रियासतें इसके चारों दायरे में फैली हुई थी, और जमींदारियां भी चहुओर थी। गढ़ एक तहसील जैसी प्रशासनिक इकाई थी, जिसका अर्थ किला या दुर्ग नहीं था। इसके कुछ ही समय के बाद मराठे जब यहां भोसला शासन आया तो उन्होंने इसका नाम परगना या तालुका रख दिया, और अंग्रेज आए तो तहसील रख दिया। छत्तीसगढ़ के बीच से शिवनाथ नदी बहती है, तो ये जो गढ़ थे वो 18 उधर थे और 18 इधर थे, मतलब उत्तर और दक्षिण। अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई, अभी नेक्स्ट होनी है 2021 में, तो जो 11 वाली जनगणना हुई उसमें लगभग 20,000 गांव चिन्हित हुए हैं। तो ये जो गढ़ वाली व्यवस्था थी उसमें 5,700 गांव थे। मतलब इस संज्ञा के उत्पन्न करने में सिर्फ ये 29% इलाके का ही हाथ था, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है। 71% हिस्सा रियासतों और जमींदारियों के हिस्से में था। अब आपको इसके लिए थोड़ा नागपुर के इतिहास की ओर लेकर चलूंगा, भोसलों के इतिहास की तरफ। नागपुर के बगल में छिंदवाड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, जो कि जबलपुर त्रिपुरी वाले हिस्से में ही आता था। वहां पर गोंड आदिवासियों की, गोंडवाना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक रियासत है देवगढ़। ये वही पहाड़ी इलाका है जहां के संतरे फेमस है, नागपुर के संतरे जिसके नाम से आते हैं। तो यहाँ पे गोंड शासक था, वो एक बहादुर युवक था, उत्साही युवक था। तो उत्साही आदमी, और जब अपने जैसे आदमियों के विषय में सुनता है तो वो औरंगजेब के युद्ध कौशल और उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ, और बिना किसी कारण के उसके वेवलेंथ को कैच किया और उससे मिलने के लिए दिल्ली चला गया। जब वो औरंगजेब से मिलने चला गया तो औरंगजेब को भी ये देवगढ़ का जो गोंड शासक था, युवक था, उस पसंद आया। तो दोनों में अच्छी मित्रता हो गई, दोनों बहादुर थे, योद्धा थे। तो इसी बीच वो अपना समय गुजारने लगे, और उन्होंने उससे, औरंगजेब ने उससे बोला तुम अब कुछ दिन यहीं रुक जाओ। तो वो कुछ दिन कुछ सालों में बदल गए और वो वहां रुका, और बिना किसी दबाव के, बस प्रभाव में आने के कारण उसने अपने आप को मुस्लिम बना लिया, वो मोहम्मडनिज्म को अपना लिया। कुछ समय के बाद जब उसका मन वहां भरा तो वो वापस देवगढ़ लौटा। अब जब देवगढ़ वो लौटा तो उसको लगा कि यार मैं मुस्लिम होने के बाद शायद अपने गोंड परिवार में बेहतर ढंग से शामिल ना हो पाऊं, तो इसलिए वो पहाड़ के नीचे एक जगह खेमा टेंट लगा के बस गया, और नाग नदी के किनारे 1703 में वो बसा, और जहां वो बसा उसी को अब आप नागपुर बोलते हैं, शाह बख्त बुलंद। कभी नागपुर में जाए तो इसकी मूर्ति खोजें, ये वहां लगी हुई है। इसलिए नागपुर पुराना शहर नहीं है, यह भी 200-400 साल पुराना ही है, और बख्त बुलंद के वहां बसने के कारण बना, और उसका नागपुर नाम नाग नदी के किनारे बसने से हुआ। नदियों के किनारे बसने से नगरों के नाम बनते हैं। सतना का नाम भी सतना नदी के किनारे बसने के कारण पड़ा। इस तरह से आप और भी चीजों को खोज सकते हैं, जिनके वाराणसी भी इसी तरह से पड़ा, और भी कई चीजें हैं।
तो बख्त बुलंद के कारण नागपुर में यहां बसा। अब जब बख्त बुलंद जो गोंड था उसकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद अब यहां पे जब वो था तो वो उसकी वैध संतानें भी थी और अवैध संतानें भी थी। अपनी ब्याहता पत्नी से भी संतानें थी और उन औरतों से भी संतानें थी जिनसे उसके संबंध थे। तो वैध और अवैध संतानों के बीच सत्ता का संघर्ष छिड़ गया। अब जब सत्ता का संघर्ष सेना, तो नागपुर के ठीक बगल में एक रियासत थी जो बरार कहलाती है। सीपी एंड बरार मध्य प्रदेश का पुराना नाम और छत्तीसगढ़ का पुराना नाम था सीपी एंड बरार, और उसकी राजधानी नागपुर थी। तो नागपुर के ठीक बगल में बरार था जहां भोसलों का शासन था। ये भोसले जो थे ये शिवाजी के वंशज थे। तो पहले आपको इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। शिवाजी ने जब मराठा सेना का गठन किया तो वो क्योंकि उस बैकग्राउंड से नहीं आए थे जहां पे सेना को तनख्वाह पे रखने की परंपरा हो, वो बस लोगों को एकत्र तो कर लेते थे परंतु उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे कि तनख्वाह दी जा सके। तो उन्होंने लूट की परंपरा का इजाद किया, आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो उन्होंने सैनिकों से बोला कि तुम लूट के लाओ और कुछ हिस्सा अपने पास रखो और कुछ हिस्सा मुझे दो। तो तनख्वाह देने की परंपरा मराठा सेना में सत्ता में पेशवाओं के आने तक उन्होंने बंद कर दी, और इसको वैधानिकता लेजिटिमेट प्रदान करने के लिए उन्होंने इसका एक नाम दिया, चौथ की वसूली और सरदेश मुखी की वसूली। उसको टैक्स का रूप दे दिया। चौथ वसूलने जाते थे सैनिक और सरदेश मुखी वसूलने जाते थे। तो वो जो चीजें आती थी उसको सत्ता राजा भी रखता था और ये भी रखते थे। इन्होंने, शिवाजी ने अपनी सेना में, अगर आप महाराष्ट्र और गोवा के ज्योग्राफिकल एरिया पे गौर करें तो आप पाएंगे कोंकण तट है, फिर मावल तट है, फिर कोल तट है। कोल तट वो तट है समुद्र के किनारे का जहां पे वर्तमान मुंबई बसा हुआ है। मुंबा देवी जो है वो कोलों की इष्ट देवी है। इन्होंने, शिवाजी ने मावल मछुआरों को अपनी सेना में मूलतः भर्ती किया। ये गठीले बदन के, थोड़ा गिड्ढे कट के होते हैं, पिक्चरों में आमतौर पे आपने देखा होगा। जब शिवाजी की सेना भंग हुई, खत्म हुई, तो ये मावल लोग थोड़ा सा और नीचे आ गए और कोल तट पे बस गए। परंतु तब तक इनकी चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की आदत पड़ चुकी थी। तो मुंबई में जो हफ्ता वसूली वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो यहां से शुरू हुआ। इनके पास रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे, तो ये दुकानदारों से और सबसे हफ्ता वसूलने लग गए। और वो हफ्ता वसूलने, मावल मछुआरे वसूलते थे, इसीलिए संज्ञा पड़ी मवाली। मवाली शब्द यहां से उत्पन्न हुआ। तो ये भोसले इस समय बरार में थे। बरार के भोसले को बख्त बुलंद की विधवा ने अपने वैध पुत्र को सत्ता दिलाने में मदद करने के लिए बुलाया। तो पड़ोसी राजा विधवा की मदद करने आया, तो मदद की, वैध पुत्र को सत्ता मिल गई। और परंतु ये जो भोसला शासक बरार से यहां आया था, शिवाजी का वंशज, वो वापस नहीं लौटा, विधवा के पास रुक गया। और जब उसके पुत्र का देहांत हुआ तो भोसलों ने वो सत्ता अपने नियंत्रण में कर ली। अब इन्होंने अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। तो इन्होंने वित्त लिपिक, इन्होंने 7, 8, 15 पोस्ट बनाई। वो पूरी लिस्ट अगर आप मेरी बुक खोलेंगे तो उसमें मिली है। नए पदों का सृजन किया। तो जो फाइनेंस कलेक्शन वाले पोस्ट थी, जो फाइनेंस कलेक्शन की पोस्ट थी, उसमें 2 पोस्ट मेन थी। एक वित्त लिपिक की, बाबू की, और एक वित्त मंत्री की। और इस पोस्ट का पद नाम था चिटनीस और फडणवीस। चिटनीस और फडणवीस, बाद में ये दोनों सरनेम में बदल गए, परंतु ये उस समय पद नाम थे। तो ये कलेक्शन के एक मंत्री था और एक उसका लिपिक था। ये
इनकी भोसला सेना जो थी अब नागपुर की, वो चौथ और सरदेश मुखी वसूलने अगल बगल के क्षेत्रों में जाती थी। तो अगल बगल का क्षेत्र नागपुर का छत्तीसगढ़ ही पड़ता था। तो वो जब यहाँ आते थे, जब वो यहाँ आते थे और यहाँ से वसूली करके वापस लौटते थे, तो इनको वित्त लिपिक और वित्त मंत्री को हिसाब देना पड़ता था कि 14 रियासत, 33 जमींदारी और संख्या में 36 गढ़ थे उस समय, तो इसमें से कितने जगह से आप वसूल के ले आए। तो जैसे से कि छत्तीसगढ़ में से वो बताते थे कि 12 में वसूल लाए, तो वो रुक्का लिख के देता था, एक चिट लिख के देता था कि 12 से वसूल पाया, छत्तीसगढ़ से वसूल लाओ। तो यहां से छत्तीसगढ़ लेखन में आना शुरू हुआ। तो इस तरह से वो 36 हुआ। और वो जो गढ़ था, वो बार बार जो ये कहा जाता है कि वो किले थे, ऐसा किला नहीं था, वो तहसील की इकाई थी। तो ये नटशल में बहुत संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश की आपको कि किस तरह से ये नाम पड़ा, और आशा है आप उसको सहमत होंगे। और किंवदंतियों से हटके आपको वास्तविक चित्रण करने की कोशिश मैंने की है, एक टेक्निकल चित्रण करने की कोशिश की है। लास्ट में पीपीटी में मेरी कुछ पुस्तकों के नाम हैं, आप चाहें तो इनको गेट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप सबने धैर्य से कुछ पूछना चाहें तो आदेश करें। हाँ, अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो अलंग साहब से प्रश्न कर सकते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक जानकारी दी है। हम जिस प्रदेश में निवास करते हैं उस प्रदेश के विषय में इतनी अच्छी जानकारी तो आज तक किसी ने दी नहीं है, न कभी मौका लगा पढ़ने का हमें। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये कैमरे में अगर विजिबल हो तो ये इतिहास की ये पुस्तक है। अब उसका कवर चेंज हो गया है। इसमें जो है, जब इसको, इसी पुस्तक को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला और 2016 में इसको केंद्र सरकार ने इन ऑल डिसिप्लिन रिसर्च की सबसे बेहतर बुक करार दिया। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। आपने बहुत अच्छा ज्ञान भी लोगों को दिया है, इतिहास की जानकारी भी दी है, और आपको तो पुरस्कृत होना ही था सर। तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वो उनका कोई प्रश्न है तो अभी अलंग साहब सीट पर बैठे हैं, बहुत व्यस्तम समय हमें दे रहे हैं, तो कृपया आप अपना हाथ उठाकर बताएं, मैं आपको अनम्यूट करूं। हाँ, विनय रायजादा साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी, मैं विनय रायजादा डॉक्टर संजय अलग साहब से प्रश्न कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के पंजाबी, इस विषय पे आप पुस्तक है, इसके विषय में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक पुस्तक है द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जनजातियां और जातियां। तो क्या है कि आपने आमतौर पे देखा होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में और रिसर्च में आमतौर पे संकेंद्रण ट्राइब्स के रिसर्च पे होता है। ओके, तो ट्राइब्स पे रिसर्च होता है। इसलिए जब मैं छत्तीसगढ़ के ट्राइब और कास्ट पे लिख रहा था, तब मैंने उसको पूरे पे लिखा। तो मेरी जो पुस्तक है वो ट्राइब के अलावा सभी कास्ट को डिस्कस करती है, जिसमें मराठे भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी है, या पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, और वर्तमान में आए तिब्बती भी है। तो वो सभी को डिस्कस करती है, ट्राइब एंड कास्ट वाली जो पुस्तक है, और काफी विस्तृत है। जो इसमें आप किसी भी धर्म या जाति के हों तो आपको उस पुस्तक को अपने विषय में अधिकतम जानने में बहुत मजा आएगा। यानी वो एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई है विथ जेनेटिक कोड, डीएनए एंड ऑल दैट, और कौन सी आदत या कौन सी चीज किसी चीज में क्यों आई। इसका हिस्सा है एक पंजाबी, तो उसमें मैंने उसको केंद्रित किया है उन पंजाबियों पे जो छत्तीसगढ़ आए। तो वो मुख्य तौर पे खत्रीज, अरोड़ाज, पंजाबी ब्राह्मण, भाटियाज, इस तरह से वो एक समूह बना के उस पे लिखी गई है। उसमें इतनी ज्यादा जानकारी आ गई कि वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज बन गई। डॉक्टर डीसी जैन, आपका प्रश्न कृपया जल्द से जल्द उठाएं, समय का अभाव।
कहना चाहता था कि ये बहुत बड़ा अच्छा आयोजन आपने किया है। थैंक यू सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके सर, प्लीज। और आदरणीय डिविजनल कमिश्नर साहब ने छत्तीसगढ़ के संबंध में और अपने मंडला है, नागपुर है, इन स्थानों, छिंदवाड़ा है, इन स्थानों के बारे में ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है जो आज तक हम लोगों को किसी को मालूम नहीं था। और इस प्रकार के आपने आयोजन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर देवव्रत साहब को धन्यवाद देता हूं और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों को जानकारी के लिए ऐसी बातें रखी जो हम लोगों को आज तक मालूम नहीं था। छत्तीसगढ़ को हम लोग छत्तीसगढ़ ही समझते थे, छत्तीसगढ़ राजाओं का गढ़, परंतु आज जो उन्होंने जो वो बताया कि ये जो कलेक्शन जो है रेवेन्यू के हिसाब से वो नागपुर के भोसला राजाओं ने इसका नाम इस प्रकार से गढ़ दिया था, एक्चुअली ये किले नहीं थे। और आज तक हम लोगों की यही मान्यता थी कि ये छत्तीसगढ़ में किला रहे अलग अलग राजाओं के, और इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो ये इस प्रकार की जो जानकारी जो है आज तक नहीं थी, हम लोगों को ये जानकारी दी गई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब का, आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अलंग साहब, आपने बहुत अच्छी और बहुत विस्तृत जानकारी दी है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। अभी कमिश्नर साहब ने कम टाइम से 1 घंटे पूरा हमारा साथ दिया है और बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। उसके लिए मैं पूरे सभी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की ओर से और छत्तीसगढ़ कॉन्फेडरेशन की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच में महिलाएं फिर जुड़ी हुई हैं और आज के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन मैं देवव्रत साहब को ही सौंपता हूं। आज हमारे बीच में प्रेमलता मैडम है, आरती सोनी है, यमला साहू हैं, विद्या गोवर्धन मैडम है, पद्मा कीर्ति जी हैं, मंजू जैन है, मिसेस दामोदर हैं, प्रेमलता जी हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट करेंगे। और अब मैं देवव्रत साहब से कार्यक्रम समापन और धन्यवाद ज्ञापन के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, और कोई बात अपनी हो तो देवव्रत साहब कृपया कहें। देवव्रत साहब। धन्यवाद सोनी जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपना समय कीमती निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और अपनी मोनोटोनी को थोड़े से रूप में तोड़ा है और अब विचारधारा इन विचार प्रवाह में बहे हैं। अगले बुधवार के दिन हम इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ के और हिंदुओं के तीज त्योहार का पारंपरिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व इसके ऊपर में आधारित रहेगा। इसमें प्रश्न उत्तर का भी समय रहेगा और वक्ता हैं विद्वान हिंदी के लेखक, हिंदी के विद्वान डॉक्टर विनय कुमार पाठक। डॉक्टर विनय पाठक जी इस विषय पर अगले बुधवार के दिन यानी 16 तारीख को 11 बजे आपसे मुखातिब होंगे। मेरा निवेदन है कि आप छत्तीसगढ़ के या हिंदुओं के तीज त्योहारों के वैज्ञानिक एवं सामाजिक तथा पारंपरिक महत्व के बारे में जानकारी रखते हो तो उससे शेयर करें और पाठक जी के ज्ञान से कुछ ज्ञानवर्धन करें। पुनः एक बार मैं निवेदन करूंगा कि इन कार्यक्रमों की श्रृंखला को हम अभी दिसंबर तक तो बुधवार के दिन ही चलाएंगे। 16 के बाद में 23 तारीख को, ध्यान रखिएगा, 23 तारीख को बुधवार के दिन 11 बजे आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण मूर्ति, जो कि तिरुमाला देवस्थानम के भी ट्रस्टी हैं, वे और केरला के प्रदेश अध्यक्ष हनीफा रावथेर, ये दो हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और इनके राज्य में इनके कार्यक्रमों के बारे में वे जानकारी देंगे तथा उनके राज्यों द्वारा वरिष्ठ जनों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं इसके बारे में वे जानकारी देंगे। अतः
कृपया 16 और 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक का समय हमारे लिए सुरक्षित रखें और महासंघ से जुड़े, ताकि आपका मनोरंजन हो, सबका मनोरंजन हो, हम एक दूसरे का चेहरा देख करके कम से कम प्रफुल्लित और आनंदित हों। मैं पुनः आज सब जुड़ने वाले सभी सदस्यों का, अतिथियों का, खास करके जो कर्नाटक से जुड़ी हैं पद्मा किनी जी, उत्तराखंड से जुड़े हैं श्री पालगे जी, इन सभी का तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सोनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वे कार्यक्रम का बड़े ही सफलता पूर्वक संचालन करते हैं। उनकी सेवाओं के लिए हमारे पास में शब्द नहीं है धन्यवाद के। जैन साहब आज किसी कारणवश नहीं आ सके, तथापि मैं पुनः निवेदन करूंगा कि महासंघ के और ज्येष्ठ नागरिक संघ के और जो सदस्य नहीं भी हो और जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। थैंक यू सर। आज एक बहुत यूनिक बात हुई है आपके कार्यक्रम की, तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि आज जो भी विषय था वो छत्तीसगढ़ का था, और आज हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट की संख्या 36 ही आई है सर, ना 37 रही ना 33 रही। तो ये मुझे तो एक सुखद संयोग लगता है कि आज 36 पार्टिसिपेंट इस कार्यक्रम को किए हैं, और अलंग साहब ने इतनी बढ़िया जानकारी दी, मेरे ख्याल से सभी को मनोरंजक ही नहीं ज्ञानवर्धक भी लगी होगी। एक जानकारी और सोनी जी, एक जानकारी और देना चाहूंगा। अगले माह में हम एक कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं, उसमें दादा दादी और नाना नानी के साथ में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, चाहे वो लड़का ग्रैंड चाइल्ड या लड़की हो या लड़का हो, उनके साथ में दोनों को लेकर के हम करना चाहते हैं कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन अपने नाना नानी दादा दादी के बारे में क्या सोचते हैं, और उनके साथ में कोई एक छोटा सा गीत उन दोनों के साथ में ड्यूएट, ऐसा एक हम कर रहे हैं। जिनको इस अनूठे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे लोग कृपया मुझे, लालचंद जैन जी को या सोनी जी को अपना नाम दे दें। 1 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। 10 से 12 पेयर नाना नानी दादा दादी के साथ में आ सकेंगे, और उनको हम सुनने में हमको अलग अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन से खेलने में जो आनंद मिलता है, उनका साथ जो आनंद मिलता है इस उम्र में, वही उनके मुखारविंद से, उनके मुंह से सुनने में भी वैसा ही आनंद मिलेगा। एक छोटे अपनी तोतली भाषा में उम्र का कोई बंधन नहीं है। छोटे बच्चे अगर हो ग्रैंड चिल्ड्रन तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ये महाराष्ट्र में इस प्रकार का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मात्र 3 साल की एक बच्ची ने अपने दादा दादी के बारे में बोला था। वैसा ही कुछ अगर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अगले महीने जनवरी में हम इस तरह का एक कार्यक्रम रख रहे हैं। मैं चाहूंगा, और जोरत साहब आप पूरा प्रोग्राम एक बच्चों के साथ जो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा एक टीम बनाइए महिलाओं की, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अलंग साहब का और सभी पार्टिसिपेंट का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक सुविधा दी गई है, जो लिंक दिया गया है, यदि नया लिंक किसी को नहीं मिलता है कोई चिंता नहीं, उसी लिंक से आप हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया हम लोगों का उत्साह वर्धन करते रहें, और आप लोग अपना बहुमूल्य समय थोड़ा 1 घंटे का बुधवार को 11 बजे दें। हो सकता है कि हम लोग 2021 में कोई नया शेड्यूल बनाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी कुछ लोगों के मोबाइल से होती रहती है, तो हो सकता है देवराज साहब अगर चाहेंगे तो हम लोग संडे का कार्यक्रम इसको करेंगे। आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे के कार्यक्रम में आप जुड़ते रहेंगे और हम लोगों का उत्साह वर्धन करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे, देवराज साहब प्रयास करते रहते हैं कि अधिक से अधिक जानकार व्यक्तियों को, डिग्निटीज को बुला के हम ये कोरोना काल का पूरा उपयोग उठाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। प्लीज जुड़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू।